Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the fourth part of chapter 5 of 10th class geography and the chapter name is minerals and energy resources. These are some important topics: definition of minerals, classification of minerals, mode of occurrence of minerals, metallic minerals and non-metallic minerals, iron ore, manganese, copper, bauxite, mica, rock, minerals and coal. These are important topics according to 10th class CBSE syllabus. I explained these topics in my last videos. Today I will explain new topics: conventional resources, petroleum, natural gas, electricity and the non-conventional sources of energy, nuclear or atomic energy, solar energy, wind energy, biogas, tidal energy, geothermal energy. The topic is conventional resources, petroleum. It is also known as mineral oil. पेट्रोल को मिनरल ऑयल भी बोला जाता है एंड इज़ द सेकंड मेजर एनर्जी रिसोर्स, और ये इंडिया में सेकंड एनर्जी का रिसोर्स है, यानी कि एनर्जी का ये सोर्स है. फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड रिलेटेड टू दीज सोर्सेज. जब हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. पेट्रोल हीट और लाइट्स के लिए फ्यूल प्रोवाइड करवाता है. लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरीज. लुब्रिकेंट्स होता है स्नेहल पदार्थ जिसको ग्रीस बोला जाता है, जिससे कि मशीनरी स्मूथ चलती हैं, उसको लुब्रिकेंट्स बोला जाता है. तो लुब्रिकेंट मशीनरीज के लिए ये लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करवाता है. एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and chemical industries. Petroleum refineries, synthetic textile, फर्टिलाइज़र और केमिकल फैक्ट्रीज़ के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए एक नोडल इंडस्ट्री का काम करती है, जहां से ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं. Natural occurrence of petroleum in India lies in anticlines and fault traps of rock information of the tertiary age. इंडिया में टर्शरी एज का जो रॉक्स हैं उनमें पेट्रोल फॉल्ट में या फिर एंटीक्लाइंस में मिलते हैं. एंटीक्लाइंस होती हैं जैसे ये माउंटेन्स हैं या रॉक्स हैं, तो इनके जो ये पार्ट्स हैं इनको एंटीक्लाइन बोला जाता है. यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है. और सेकंड थिंग है फॉल्ट ट्रैप्स. अर्थ की जो क्रस्ट है जब उसमें दरार पड़ जाती है उनके कारण जो क्रस्ट है उसमें दरार पड़ जाती है जिसको फॉल्ट बोला जाता है. तो इन दो एरियाज़ में एंटीक्लाइंस और जो फॉल्ट ट्रैप्स हैं यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है. In fault traps, it is found in between porous and non-porous rocks. फॉल्ट एरियाज़ में जहाँ पर भी फॉल्ट होता है वहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, और पेट्रोल उन फॉल्ट एरियाज़ में या फॉल्ट ट्रैप्स पर पोरस और नॉन पोरस रॉक्स में मिलता है. पोरस रॉक्स क्या होती हैं? जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जिसमें से लिक्विड आसानी से रिस कर नीचे चला जाता है. और नॉन पोरस रॉक्स वो होती है जो हार्ड होती है, जो किसी भी तरह के मटेरियल को अंदर रिस कर नहीं जाने देती. तो ये एक टेबल के रूप में मिलता है जहाँ पर ऊपर पोरस रॉक्स होती है और नीचे नॉन पोरस रॉक्स होती है, और बीच में पेट्रोल पाया जाता है. इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम. भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? मुंबई हाई प्रोड्यूस अबाउट 63% ऑफ इंडियाज़ पेट्रोलियम. गुजरात प्रोड्यूस 18% एंड असम प्रोड्यूस 16%. इंडिया में पेट्रोल मुंबई हाई, जिसको बॉम्बे हाई भी बोला जाता है, ये मुंबई से करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर है. अरेबियन सी में जहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है. और सेकंड है गुजरात. गुजरात में अंकलेश्वर ऑफशोर एरिया है जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है. और थर्ड है असम. असम में डिगबोई और नाहरकटिया दो प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है. तो
मुंबई हाई में इंडिया का 63% पेट्रोल पाया जाता है, गुजरात में 18% और असम में 60% को पेट्रोल पाया जाता है। द मेजर ऑफ शोर फील्ड आर लोकेटेड इन अंकलेश्वर। गुजरात में अंकलेश्वर प्लेस है जहां पर अभी रिसेंट में पेट्रोल पाया गया है। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और जो असम है ये इस इंडिया का सबसे ओल्ड प्लेस है या ओल्ड एरिया है जहां पर पेट्रोल पाया जाता है। डिगबोई एंड नाहरकटिया आर द इम्पोर्टेंट फील्ड्स ऑफ असम। असम के दो प्लेस हैं, डिगबोई और नाहरकटिया, यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है और यहाँ से ही पाइपलाइंस के द्वारा फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस। इट इज़ ए क्लीन एनर्जी रिसोर्स। ये कन्वेंशनल रिसोर्स भी है और इसको क्लीन एनर्जी रिसोर्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। यूजुअली फाउंड अबोव पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। जहाँ जहाँ से पेट्रोल पाया जाता है वहाँ पर नेचुरल गैस भी पाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, और ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल विद लो कार्बन एमिशन। इसमें ये इको फ्रेंडली होती है, इसमें कार्बन का उत्सर्जन कुछ परसेंट ही होता है, इसीलिए इसका अभी रिसेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें इसका उत्सर्जन नहीं होता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड रिलेटेड टू दिस रिसोर्सेज। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट इज द ऑफशोर रीजन ऑफ द कृष्णा गोदावरी बेसिन हैज़ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस करंटली अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में अभी करंट में कृष्णा और गोदावरी जो रिवर बेसिन है यहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई हाई, मुंबई हाई में पेट्रोल भी पाया जाता है और पेट्रोल के ऊपर ही नेचुरल गैस पाई जाती है। एंड आल्सो इन द गल्फ ऑफ खंबात एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन प्लेसेस पर भी बे ऑफ खंबात और अंडमान निकोबार में भी नेचुरल गैस पाई जाती है। इट इज़ मेनली यूज्ड बाय द फर्टिलाइज़र एंड द पावर इंडस्ट्रीज, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र और पावर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल इज़ गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में भी और जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी नेचुरल गैस का ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। उसको लिक्विड फ्यूल की जगह यूज़ किया जाता है, यानी कि पेट्रोल की जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इको फ्रेंडली होती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाने लग गया है। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद द fertilizer power and industrial complexes in western and northern इंडिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो नेचुरल गैस है उसको किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो इसके लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस की वो 1700 किलोमीटर है, लेकिन अभी रिसेंट में जो उसकी लेंथ है वो करीबन 3500 किलोमीटर है और ये हजीरा से, यानी कि गुजरात में हजीरा ये एक प्लेस है, यहाँ से मुंबई हाई से हजीरा और हजीरा से यहाँ पर मध्य प्रदेश में विजयपुर और विजयपुर से ये यूपी में जगदीशपुर, इन 3 स्टेट में से ये पाइपलाइन यहाँ से क्रॉस करके ये यहाँ पर फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं या अनदर पावर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ये कनेक्टेड हैं, जिसमें कि ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ की जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत संसाधन जिनको भी रिसेंट में यूज़ किया जाने लग गया है और इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है क्योंकि इनका हम बार बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सम नॉन
conventional resources of energy are discussed below: nuclear energy, solar energy, wind energy, biogas, tidal energy, and geothermal energy. The first is nuclear energy. It is generated by altering the structure of atoms. This method generates a lot of heat which is used to generate electric power. न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो न्यूक्लियर जो एटम्स हैं इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? हीट के लिए यूज़ किया जाता है, या इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है, पावर एनर्जी, उसको जनरेट किया जाता है. यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज फॉर जनरेटिंग एटम पावर. एटम पावर के लिए यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों का यूज़ किया जाता है. ये दोनों मिनरल हैं, यूरेनियम और थोरियम, जो कि इंडिया में बहुत कम मात्रा में ये दोनों पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन झारखंड एंड अरावली रेंजेज ऑफ राजस्थान. और ये दोनों झारखंड और अरावली हिल्स में, राजस्थान में जो अरावली हिल्स है वहाँ पर ये पाया जाता है. थोरियम इज आल्सो फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला. केरला में मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है. जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो इंडिया में अभी यूज़ नहीं की जाने लगी, यानी कि उससे एनर्जी को जनरेट नहीं किया गया है. और इसमें दो मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम और थोरियम. थोरियम अकेला केरला में मिलता है मोनाजाइट सैंड्स में. द सेकंड इज सोलर एनर्जी. इंडिया ए ट्रॉपिकल कंट्री हैज़ अबंडेंट सोलर एनर्जी. इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्णकटिबंध में ये पड़ता है, और यहाँ पर सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सोलर एनर्जी है. इट इज़ यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज लाइक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड फॉर हीटिंग पर्पजेज. और सोलर एनर्जी का यूज़ पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है, और दूसरा हीटिंग पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है. द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज इन राजस्थान. राजस्थान में सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसके लिए फेवरेबल है. सारा साल जो बादल नहीं छाए रहते, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फ्यूल वुड. और यहाँ के जो लोग हैं राजस्थान के, वो अब वुड के ऊपर डिपेंड नहीं रहते फ्यूल के लिए. जो गवर्नमेंट है वो भी अब सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है गांव के लोगों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें. द नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी. It is used to turn giant windmills to generate electric power. Wind energy के लिए बड़े बड़ी विंड मिल्स लगाई जाती हैं. The largest wind farm cluster is located in तमिलनाडु as well as जैसलमेर राजस्थान. और विंड एनर्जी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तमिलनाडु और राजस्थान में, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, क्योंकि विंड की जो स्पीड है वो तेज़ होती है, बारिश कम होती है, ड्राई एरिया है, इसीलिए यहाँ पर विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है. अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लैंड लक्षद्वीप आल्सो हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म. राजस्थान और तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इन स्टेट्स में भी और यूटीज़ में भी विंड मिल्स लगाई जाती हैं और विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है, उनको जनरेट किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ बायोगैस एनर्जी. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट. जो बायोगैस एनर्जी है वो किन चीज़ों से बनती है? शब्द से, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे बायोगैस को जनरेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है. दीज प्लांट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड डंग केक्स. यहाँ पर क्या है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको इसमें डाला जाता है,
और यहाँ पर टरबाइंस है और यहाँ पर जनरेटर है। तो यहाँ से हीट जाती है और उसके बाद स्टीम बनने के बाद जो यहाँ पर फिर वायरिंग के द्वारा जनरेटर को इलेक्ट्रिक पोल से जोड़ा गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि बायोगैस जो एनर्जी है उसका किस तरह से उसको जनरेट किया जाता है और उसको किन किन चीज़ों में फिर यूज़ किया जाता है। The next is tidal energy. It is generated by movement of oceanic tides which can be harnessed to generate electricity. टाइडल एनर्जी ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर टाइड्स आते हैं वहाँ पर इसको बनाया जाता है, वहाँ पर इसको जनरेट किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इन इंडिया गल्फ ऑफ खंबात राजस्थान में गुजरात में है ये। द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात on the western coast and the Gangetic Delta in Sundarban region of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. तो ये जो प्लेस हैं खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर जब भी टाइड्स आते हैं तो उस वाटर को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको टर्बाइंस के ऊपर गिराकर एनर्जी को जनरेट किया जाता है। इस तरह से टाइडल एनर्जी बनाई जाती है और इसका बार बार यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। द नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूटिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल, जियो का मतलब यानी कि भू, यानी कि हम अर्थ भी बोल सकते हैं कि अर्थ से जो निकलने वाली जो एनर्जी है, जो गर्मी है, उससे जब एनर्जी बनाई जाती है तो उसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और जो हीट अर्थ के अंदर से जो निकलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वेर एवर द हीट ग्रेडियंट इज़ हायर टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ, कि शैलो डेप्थ पर हाई टेम्परेचर पाया जाता है और जब वो स्टीम्स ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनसे जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम हॉट स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन द पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड द पूगा वैली इन लद्दाख। ये दो प्लेस हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, पार्वती वैली और पूगा वैली। इन वैलीज़ में हॉट स्प्रिंग, जिनको गर्म पानी के जो झरने हैं उनको जो बोला जाता है, वहाँ पर जो हीट निकलती है उस हीट के ऊपर वहाँ पर टरबाइंस लगाए जाते हैं और टरबाइंस के चलने के बाद एनर्जी जनरेट होती है और उसका फिर डिफरेंट चीज़ों में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ये सभी एक्सप्लेन हो गई हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैप के साथ करना चाहिए क्योंकि इसमें से मैप भी फाइनल एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।